In continuation of the last videos on electrochemistry or BSc Part 2 Physical Chemistry, the first topic we are going to take up in this video is single electrode potential. एक संपूर्ण सेल दो हाफ सेल्स अथवा दो इलेक्ट्रोड्स के पेयरिंग से बनता है। एक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होता है अर्थात इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, जबकि दूसरी इलेक्ट्रोड पर अपचयन होता है अर्थात इलेक्ट्रॉन्स ग्रहण किए जाते हैं। यदि किसी इलेक्ट्रोड को उसके आयनों के संपर्क में रखा जाता है तो उसकी इलेक्ट्रॉन त्यागने अथवा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की टेंडेंसी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाती है। यदि इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है, और यदि इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल होता है। यदि एक इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव है तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होगा। यदि एक इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नेगेटिव है तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होगा। संपूर्ण सेल के ईएमएफ का मान हम ज्ञात कर सकते हैं जैसा हमने पिछली वीडियो में देखा, परंतु सिंगल इलेक्ट्रोड के परम मान यानी एब्सोल्यूट वैल्यू का मापन संभव नहीं है। इलेक्ट्रोड विभव एक मानक इलेक्ट्रोड के विभव के संदर्भ में मापा जा सकता है। इस कार्य के लिए मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है। इसे नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। इसका निम्न प्रकार मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव स्वेच्छा से यानी आर्बिट्रेरली शून्य माना गया है। जिस इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात करना होता है उसे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ युग्मित करके सेल बना लिया जाता है और इस प्रकार बनी सेल का ईएमएफ ज्ञात कर लेते हैं। मानक एक मेटल इलेक्ट्रोड है जिसका इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना है। इस इलेक्ट्रोड को मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ युग्मित करके सेल बनाते हैं। मेटल इलेक्ट्रोड को स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ इस प्रकार पेयर करके सेल बन जाता है। इस सेल का ईएमएफ पोटेंशियोमीटर के द्वारा ज्ञात कर लेते हैं। क्योंकि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव शून्य है, अतः सेल का ईएमएफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बराबर होगा। इस सेल की अगर हम अभिक्रिया देखें तो एनोड पे अभिक्रिया होती है। मेटल एटम n इलेक्ट्रॉन्स त्याग कर Mn+ आयन में कन्वर्ट होता है, जबकि कैथोड पर n हाइड्रोजन आयन्स n इलेक्ट्रॉन्स ग्रहण कर n/2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल देते हैं। संपूर्ण अगर सेल अभिक्रिया देखें तो मेटल एटम n हाइड्रोजन आयन्स के साथ अभिक्रिया करके Mn+ आयन और n/2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स देता है। अब हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के साइंस को देखते हैं कि क्या साइन दिया जाता है और कैसे दिया जाता है। IUPAC के कन्वेंशन के अनुसार मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ युग्मित करने पर यदि इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन होता है तो इलेक्ट्रोड विभव को धनात्मक साइन दिया जाता है। इसी प्रकार यदि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के संदर्भ में इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होता है तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को नेगेटिव साइन दिया जाता है। उपरोक्त सेल जो हमने पहले देखा उसमें धातु इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन अभिक्रिया हो रही थी, अतः इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव होगा। अब हम एक दूसरा सेल लेते हैं जिसमें जिंक इलेक्ट्रोड को हमने पेयर किया है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ। अब हम इसकी एनोडिक कैथोडिक और सेल अभिक्रिया देखें तो एनोड पे अभिक्रिया होती है। जिंक मेटल 2 इलेक्ट्रॉन्स त्याग कर जिंक 2+ आयन में कन्वर्ट होता है, जबकि कैथोड पर 2 हाइड्रोजन आयन 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल देते हैं। कंप्लीट सेल अभिक्रिया होती है। जिंक मेटल 2 हाइड्रोजन आयन्स के साथ अभिक्रिया कर Zn2+ आयन तथा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल देता है। चूंकि जिंक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है अतः इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव होगा। एक दूसरा सेल लेते हैं जिसमें कॉपर इलेक्ट्रोड की पेयरिंग करते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ। अब इसकी एनोडिक कैथोडिक और सेल अभिक्रिया देखते हैं। एनोड पे अभिक्रिया होती है। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल 2 इलेक्ट्रॉन्स त्याग कर हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट हो जाता है, जबकि कैथोड पर कॉपर 2+ आयन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो जाता है। इसकी सेल अभिक्रिया होती है। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कॉपर 2+ आयन के साथ अभिक्रिया करके कॉपर मेटल प्लस 2 हाइड्रोजन आयन देता है। चूंकि कॉपर इलेक्ट्रोड पर अपचयन हो रहा है अतः कॉपर इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल पॉजिटिव होगा। जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स होते हैं वे हमेशा रिडक्शन अभिक्रियाओं के लिए लिखे जाते हैं, अतः इसे रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, दैट इज मानक इलेक्ट्रोड विभव और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विलयन में उपस्थित आयनों की सांद्रता पर निर्भर करते हैं, परंतु इलेक्ट्रोड विभव का मान प्रत्येक संभव सांद्रता पर ज्ञात करना कठिन कार्य है। अतः मानक हाइड्रोजन विभव के संदर्भ में विद्युत अपघट्य की मानक अवस्था में इलेक्ट्रॉन विभव ज्ञात कर लिए जाते हैं और इन्हें मानक स्टैंडर्ड विभव कहते हैं यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल कहते हैं। और एक उदाहरण से हम इन्हें स्पष्ट करते हैं।
सपोजिंगली हमने जिंक इलेक्ट्रोड लिया है और जिसकी इलेक्ट्रोड अभिक्रिया है जिंक 2+ आयन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर जिंक मेटल में बदल जाता है। न समीकरण का उपयोग करके इलेक्ट्रॉन विभव इस प्रकार से विज्ञात कर सकते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द जिंक इलेक्ट्रोड इज इक्वल टू स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ द जिंक इलेक्ट्रोड माइनस RT अपॉन NF ln एक्टिविटी ऑफ द जिंक मेटल अपॉन एक्टिविटी ऑफ द जिंक आयन। एक्टिविटीज़ की हम लिमिट बदलते हैं तो इक्वेशन प्राप्त होती है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द जिंक इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द जिंक प्लस RT अपॉन NF ln एक्टिविटी ऑफ द जिंक आयन अपॉन एक्टिविटी ऑफ द जिंक मेटल। अब चूंकि जिंक ठोस अवस्था में है अतः इसकी एक्टिविटी इज इक्वल टू 1। ये मान हम अगर ऊपर रखते हैं तो समीकरण प्राप्त होती है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द जिंक इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द जिंक प्लस RT अपॉन NF ln एक्टिविटी ऑफ द जिंक आयंस। तनु वैलेंस में जो सक्रियता होती है वह लगभग सांद्रता के बराबर होती है, अतः यह समीकरण का रूप बदल जाता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द जिंक इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द जिंक प्लस RT अपॉन NF ln कंसंट्रेशन ऑफ द जिंक आयंस। यदि जिंक आयंस की कंसंट्रेशन 1 यूनिट हो तब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द जिंक इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ऑफ द जिंक। यहाँ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द जिंक मानक इलेक्ट्रॉन विभव है। इसे निम्न प्रकार परिभाषित किया जा सकता है जिंक छड़ पर उत्पन्न हुआ यह विभव जबकि जिंक छड़ इकाई सक्रियता के जिंक आयंस के संपर्क में हो जिंक का मानक इलेक्ट्रॉन विभव कहलाती है। न समीकरण का उपयोग करके किसी भी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रॉन विभव का मान लिखा जा सकता है। माना कि Mn+m एक इलेक्ट्रोड है जिसकी इलेक्ट्रोड अभिक्रिया Mn+ आयन n इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण कर m देती है। इसका इलेक्ट्रोड विभव यदि E है तो E इलेक्ट्रोड इज इक्वल टू स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रोड माइनस RT अपॉन NF ln एक्टिविटी ऑफ द मेटल अपॉन एक्टिविटी ऑफ द मेटल आयन। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रोड इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रोड माइनस RT अपॉन NF ln एक्टिविटी ऑफ द रिड्यूस स्टेट अपॉन एक्टिविटी ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट। और पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रोड इज इक्वल टू स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रोड प्लस RT अपॉन NF ln एक्टिविटी ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट अपॉन एक्टिविटी ऑफ द रिड्यूस स्टेट। और पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रोड इज इक्वल टू स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रोड प्लस 2.303 अपॉन NF log एक्टिविटी ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट अपॉन एक्टिविटी ऑफ द रिड्यूस स्टेट। और पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रोड इज इक्वल टू स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रोड प्लस 0.0591 अपॉन n इंटू कंसंट्रेशन ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ द रिड्यूस स्टेट। इस समीकरण का इस्तेमाल करते हुए हम इलेक्ट्रोड्स के मानक इलेक्ट्रोड विभव को ज्ञात कर सकते हैं। अब हम आते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी मानक इलेक्ट्रोड विभव यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव सीरीज ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव सीरीज ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। समीकरण 22 से स्पष्ट है कि जब ऑक्सीकरण तथा अपेक्षित अवस्थाएं एक सक्रियता पर होती हैं तो इलेक्ट्रोड विभव मानक इलेक्ट्रोड विभव के बराबर होता है। यदि कोई इलेक्ट्रोड हाफ सेल क्रिया में इलेक्ट्रोड त्यागता है तो उसका पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा तथा यदि हाफ सेल क्रिया की इलेक्ट्रोड द्वारा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जा रहा है तो उत्पन्न पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल कहलाता है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तुलना में विभिन्न तत्वों के इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात किए गए हैं जिन्हें मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इनको हाइड्रोजन स्केल पर लिए गए मानक विभवों को एक व्यवस्थित रूप से जमाने पर प्राप्त होने वाली श्रेणी को विद्युत रासायनिक श्रेणी या विद्युत श्रेणी या सक्रियता श्रेणी कहते हैं। यानी हम जो हाफ सेल्स या इलेक्ट्रोड्स के विभव ज्ञात करते हैं उन्हें हम अरेंज करते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल की कंपैरिजन में। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह निर्णय लिया गया कि इलेक्ट्रोड विभव के मान सदैव अपघटन विभव के रूप में लिखे जाते हैं। अतः विद्युत रासायनिक श्रेणी में रिडक्शन पोटेंशियल के मान उनके बढ़ते हुए मानों के आधार पर व्यवस्थित कर श्रेणी बनाई गई है। मानक स्थितियों में विभिन्न तत्वों के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के मान स्थिर होते हैं। अतः मानक इलेक्ट्रोड विभव इलेक्ट्रोड के तत्व का निश्चित गुण होता है।
298 केल्विन पर कुछ इलेक्ट्रोड्स के मानक अपचयन विभव उनकी अपचयन क्रिया के साथ सारणी 6.2 में दिए गए हैं। अब ये है हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब हम इस सीरीज का स्टडी करें तो इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहली, जो पदार्थ हाइड्रोजन से अधिक प्रबल अपचायक होते हैं वे पदार्थ श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर स्थित होते हैं और उनके मानक अपचयन विभव के मान ऋणात्मक होते हैं। जिनके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान जितना अधिक ऋणात्मक होगा वह उतना ही अधिक प्रबल अपचायक होगा। जबकि हाइड्रोजन से कम प्रबल अपचायक पदार्थ श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे होते हैं और इनके स्टैंडर्ड पोटेंशियल का मान पॉजिटिव होता है। विद्युत रासायनिक श्रेणी में धातुओं की रिडक्शन क्षमता ऊपर से नीचे की ओर जाने पर घटती जाती है। विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर धातुओं पर धन विद्युतीय लक्षण घटता जाता है। श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर पदार्थों की ऑक्सीकरण क्षमता बढ़ती जाती है। विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर तत्वों का ऋण विद्युतीय लक्षण बढ़ता जाता है। श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर अधातुओं की क्रियाशीलता बढ़ती जाती है। नाउ वी कम टू दी नेक्स्ट टॉपिक, एप्लीकेशंस ऑफ और सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके मानक इलेक्ट्रॉन विभव का न्यूनतम मान प्रदर्शित करते हैं वह पदार्थ प्रबलतम अपचायक होंगे। जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके मानक विभव का अधिकतम मान प्रदर्शित करते हैं वह पदार्थ सबसे प्रबल ऑक्सीकारक होंगे। श्रेणी में इस आधार पर लिथियम सबसे प्रबल अपचायक पदार्थ है जबकि फ्लोरीन सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ है। सारणी के आधार पर लिथियम उच्चतम धन विद्युतीय गुण प्रदर्शित करते हैं जबकि फ्लोरीन निम्नतम धन विद्युतीय गुण प्रदर्शित करता है। तत्वों का विस्थापन विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर विद्यमान तत्व अपने से नीचे स्थित सभी धातु आयनों का उनके विलयनों से विस्थापित करके उन्हें धातु के रूप में अवक्षेपित कर देते हैं। उदाहरण के तौर पर जिंक धातु कॉपर सल्फेट विलयन में डालने पर कॉपर अवक्षेपित हो जाता है, जबकि कॉपर सल्फेट विलयन में लोहे की कील डालने पर लोहे की कील तांबे जैसी लाल हो जाएगी और कॉपर सल्फेट का नीला विलयन हरे रंग का हो जाएगा। इसके विपरीत अधातु तत्व जो श्रेणी में नीचे होगा वह आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और अपने से ऊपर विद्यमान तत्वों को उनके विलयनों से विस्थापित करेगा। अतः ब्रोमीन आयोडीन को और क्लोरीन ब्रोमीन व आयोडीन दोनों को विस्थापित कर सकता है। अर्थात ब्रोमीन आयोडाइड के साथ रिएक्ट करके ब्रोमाइड और आयोडीन देता है, जबकि क्लोरीन ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करके क्लोराइड और ब्रोमीन देती है और क्लोरीन आयोडाइड के साथ रिएक्ट करके भी क्लोराइड और आयोडीन देती है। अम्लों में से धातुओं द्वारा हाइड्रोजन गैस मुक्त होना। जिस तत्व का मानक क्रिया का मान अधिक ऋणात्मक होगा उस तत्व की तनु अम्लों से हाइड्रोजन गैस मुक्त करने की प्रवृत्ति उतनी ही अधिक होगी। यह कारण है कि सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक आदि तत्व तनु अम्लों से क्रिया करके यहाँ तक कि जल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं, परंतु कॉपर, सिल्वर, फेरस आदि तत्व तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन